हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसमें हम इंडियन पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंटल जितने भी रूलिंग्स एंड जो भी पोस्टल मैनुअल है वो सब देखते हैं। तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस के पेपर 1 में एक टॉपिक है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए, आप देख सकते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, फिर इसको 2019 में सिलेबस में चेंजिंग हुआ और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 1986 के जगह इसको सिलेबस में डाल दिया गया। तो देखते हैं भारत राजपत्र द गज़ेट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये देखते हैं। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 9th of August 2019। अपडेट देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जाएंगे। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers disputes and for matters connected herewith or incidental thereto। देखिए, सबसे पहले दिमाग में आता है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये है क्या, और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये तो सभी को पता है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इस एक्ट को बोला जाएगा, और ये इफेक्टिव कब हुआ था? 9th August 2019 के बाद से। तो सेकंड पॉइंट है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो भी क्या था? वो भी इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यहाँ देखिए, द एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी 9th August 2019 को ही पास हुआ था। तो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया था? यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो ये दिमाग में रखना है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, ये होगा इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, सबसे नीचे आपको दिखाते हैं एक बार। सबसे लास्ट में हम देख सकते हैं, सबसे लास्ट में (107) क्लॉज। देखिए उसमें क्या लिखा है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज़ हियर बाय रिपील्ड। तो पूरी तरह से क्या हो गया है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा रिप्लेस कर लिया गया है। तो जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तब वहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ भी लागू होगा। सो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, यह होगा इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। ये इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट 9th of August 2019 हमने ऊपर देखा। नंबर 4 में सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स खरीदेंगे, जो भी सर्विसेज आप अवेल करेंगे, उस सब पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। सेकेंड क्लॉज में देखते हैं, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो देखिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन में
सबसे पहला है एडवर्टीज़मेंट, और मैं बता दूं आपको कि डेफिनेशन हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही होता है। तो यहाँ सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, representation, endorsement or pronouncement made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website, and includes any notice, circular, label, wrapper, invoice or such other documents। क्या एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट किसी भी माध्यम से, जैसे ऑडियो, वीडियो, या फिर कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं ऐड, कोई कंपनी किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, किसी भी सेलिब्रिटी को, तो वो उसके प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। तो ऐड किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट, किसी को आप एंडोर्स करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, किसी प्रोडक्ट को आप, कोई प्रमोशन ऐड होता है, बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, किसी भी माध्यम से। जैसे आप मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आ गया, तो वो भी क्या होगा? एडवर्टीजमेंट हो गया। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? एडवर्टीजमेंट मीन्स इन एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट्स। सेकंड में देखते हैं एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। अब ये लेबोरेटरी क्या है? जैसे आप मार्केट में गए, आपने कोई गुड्स ख़रीदा, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या जो कुछ भी है, और आप गए कंप्लेन करने कंज्यूमर फोरम में, तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट लिया जाएगा, उसको चेक करने के लिए भेजा जाएगा कि वाकई उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या वो गलती आपके तरफ से हुई है। तो उसके लिए क्या होगा? लैब होगा। उसी के लिए बोला गया है एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मीन्स अ लेबोरेटरी और एन ऑर्गेनाइजेशन recognized by the central government। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, recognized by the central government, और नंबर सेकंड recognized by a state government subject to such guidelines as may be issued by the central government in this behalf। उस लेबोरेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करेगा। तो ये हो गई अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विच इज़ मेंटेन्ड, फाइनेंस्ड और एडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट एनालिसिस और टेस्ट ऑफ एनी गुड्स विद ए व्यू टू डिटरमाइनिंग वेदर सच गुड्स सफ़र फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ऐसा कोई भी लैब जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उसको फंडिंग की जा रही हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी गुड्स के टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, तो वो उसको भी आप लैब बोलेंगे, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी बोलेंगे। तो थर्ड में आते हैं हम, ब्रांच ऑफिस मीन्स, ये तो नाम में ही इसका मीनिंग है। ब्रांच ऑफिस मीन्स ऐसे ऑफिस होंगे जहाँ जहाँ कंज्यूमर फोरम के ब्रांचेस होंगे, उसको क्या बोला जाएगा? ब्रांच ऑफिस। आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? ब्रांच ऑफिस में जाकर ही कंप्लेन करेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांच ऑफिस मीन्स एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क। क्या है? एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। नंबर सेकंड, एनी इस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन आइदर द सेम और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी कैरिड बाय द हेड ऑफिस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। मान लीजिए कोई मुंबई में हेड ऑफिस है कंज्यूमर फोरम का, जहाँ आप कंप्लेन कर सकते हो, जहाँ से कंप्लेन को फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो उस जैसा फंक्शन करने वाला अलग अलग अगर अलग जगह पे ऑफिस होंगे तो उसको भी क्या बोला जाएगा? ब्रांच ऑफिसेस बोला जाएगा। नंबर फोर्थ में देखते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है सेंट्रल अथॉरिटी, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
1986 में ये डेफिनेशन नहीं थी। तो इसको देख लीजिए आप। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 10। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल अथॉरिटी कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो क्या होगा सेक्शन 10। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे बहुत वर्ड देखने को मिलेगा। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। नंबर 5, complainant means a consumer, as we all know, those who will complain about the product, about the services availed by him or her, तो वो क्या होगा, complainant होगा, consumer। Number 2, any voluntary consumer associated registered under any law for the timing in force. Number 3, the central government or any state government. And number 4, the central authority। देखिए कंज्यूमर में आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, और अगर कोई कंज्यूमर पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, कंप्लेन नहीं कर सकता, तो उसके बिहाफ में गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो भी उनके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, 4th में द सेंट्रल अथॉरिटी, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, वो भी कंप्लेन कर सकती है। नंबर 5, वन और मोर कंज्यूमर, वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट, एक से ज़्यादा कंज्यूमर हो सकते हैं। नंबर 6, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर इज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई कंज्यूमर मर गया हो तो उसके जगह पे उसके एवज में उसके रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसके लीगल हायर, जिनको उसने हायर किया हो, वो उनके खिलाफ उनके कंप्लेन के लिए केस लड़ सकते हैं। नंबर 7, इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन, अगर कोई 10 साल के नीचे कोई माइनर है तो उसके पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन उनके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 6 देखिए, कंप्लेन। नाउ व्हाट इज कंप्लेन? एवरीबॉडी नोज व्हाट इज कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय अंडर दिस एक्ट। Unfair contract or unfair trade practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider. कंप्लेन किसके खिलाफ किए जा सकते हैं, तो ये लिस्ट है। नंबर 1 में है एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो, मान लीजिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कोई टेंडर निकाला हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग है, और जब टेंडर किसी का पास हो गया हो तो उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या हो गया, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिजनेस के लिए आप बहुत दूर दूर से, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं और वहाँ लॉ के हिसाब से टैक्स नहीं वसूला जा रहा, तो वो क्या हो गया, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई सर्विस दे रहा है, उसमें जितना आपको सर्विस देना चाहिए, जैसे आपको बताया गया था, जैसे रिटर्न में दिया गया था, उस हिसाब से वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर में आ जाएगा। ये सभी क्या है, ये सब के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप राइटिंग में दे सकते हैं, किसी भी ब्रांच ऑफिस में जाके। नंबर 2 क्या है, द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। कोई सामान आपने ख़रीदा है, उसमें डिफेक्ट है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3, द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड बाय हिम सफ़र फ्रॉम एनी डिफिशियंसी। सर्विसेज मान लीजिए कोई हायर आपने किया,
आप किसी होटल में गए, आपको बताया गया था कि उसमें एसी है, आप होटल में गए, एसी काम नहीं कर रहा, तो वो क्या हो गया, जो आपको सर्विस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो डिफिशियंसी इन सर्विस में आ जाएगी। तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 4, अ ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज़ चार्ज्ड फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विसेज मेंशन्ड इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। जो लिखित रूप से आपको दिया गया था कि इतना चार्ज आपसे लिया जाएगा किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए, लेकिन आपको एक्सेस चार्ज कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिक्स्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, लॉ के द्वारा फिक्स किया गया हो लेकिन उस हिसाब से आपसे चार्ज नहीं किया गया, आपसे ज़्यादा चार्ज किया गया। नंबर बी, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स, एमआरपी कुछ और है, चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा किए गए, तो उसके हिसाब से भी आप जा सकते हो, वो भी बेस है आपके कंप्लेन करने का कंज्यूमर फोरम में। सी, displayed on the price list exhibited by him or under any law for the time being in force agreed between the parties. नंबर 5 में क्या है, द गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। कोई सामान है जो लाइफ के लिए खतरा है, सेफ्टी के कोई उसमें मायने नहीं है, और वो पब्लिक के बीच में सेल हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप जा सकते हो। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स as required to be complied with or by under any law for the time being in force. B, where the trader knows that goods so offered are unsafe to the public, पब्लिक के लिए कोई अनसेफ हो, हजार्डस हो, उसके खिलाफ। नंबर 6, the services which are hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by a person who provides any service and who knows it to be injurious to life and safety। ये वही है, अगर लाइफ के साथ कोई इंजूरियस है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हो, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। लास्ट है नंबर 7 में, क्लेम फॉर द प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में भी। देखिए, क्लेम आप कर सकते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरर ने जो सेलर को दिया और सेलर को उसने बताया नहीं, अगर सेलर को उसने पहले डिफेक्ट के बारे में नहीं बताया तब तो वही फंसेगा, मैन्युफैक्चरर फंसेगा, इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। अगर उसने बताया है सेलर को फिर भी सेलर बेच रहा है, तो फिर क्या होगा, इसमें सेलर भी फंसेगा, मैन्युफैक्चरर भी फंसेगा। जो भी केस होगा कंप्लेन के बाद, जांच करने के बाद, जिस पर भी होगा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो नंबर 7 में है कंज्यूमर मीन्स, कंज्यूमर की डेफिनेशन है, कंज्यूमर की डेफिनेशन देखिए, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। नंबर 2 में क्या, हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट इंक्लूड्स। देखिए, कंज्यूमर मीन्स नंबर 1 में है कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसने पैसे दे के प्रोडक्ट खरीदा है कंसिडरेशन के लिए, कोई भी हो सकता है, आप, हम। When such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale for any commercial purpose। कंज्यूमर वो है जिसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, खुद के लिए खरीदा हो, कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे मान लीजिए आपने 3 कारें खरीदी
और कार आपने क्या किया, आपने ओला में उसको दे दिया, तो वो क्या होगा, वो कमर्शियल पर्पज़ में आ जाएगा। और कार अगर आप खुद के लिए ख़रीदते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको नहीं देते हैं, तो क्या होगा, वो आपके सेल्फ के लिए आएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है कंज्यूमर में, देखिए कार अगर आपने अपने लिए ख़रीदी है तो आप कंज्यूमर हैं। अगर आपने कंज्यूमर ये कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से ख़रीदी है तो उसमें क्या है, आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसके लिए आप बिज़नेस के ले रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, तो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए दे रहे हैं अपने कार को, तो आप उस केस में आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। सेकंड में वही है, हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस, ऊपर प्रोडक्ट खरीदने का था, इसमें सर्विस अवेल करने का है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पज़, देखिए कमर्शियल पर्पज़ का मीनिंग देखिए, द एक्सप्रेशन commercial purpose does not include use by person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment। देखिए कमर्शियल पर्पज़ में वो नहीं आएगा जैसे किसी ने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ख़रीदारी की हो। जैसे मान लीजिए किसी ने सिलाई मशीन ख़रीदी, वो क्या होगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो कमर्शियल पर्पज़ ही, अभी तो उससे पैसा ही कमाएगा। लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर ख़रीदता है, खुद चलाएगा, खुद पैसे कमाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो कमर्शियल पर्पज़ में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब वो कंज्यूमर माना जाएगा। नंबर सेकंड, द एक्सप्रेशन बाइज एनी गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस इंक्लूड्स, देखिए इसमें क्या इंक्लूड होगा, बाइज एनी गुड्स और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस में इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑफलाइन ऑनलाइन आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और शॉपिंग आप करेंगे, डायरेक्ट सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को, और मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन, तो वो सब आएगा बाइज एंड गुड्स और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस में, वो भी इंक्लूड होगा। नंबर 8, कंज्यूमर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, द वर्ड itself says what is consumer dispute. Let's see the definition. Consumer dispute means a dispute where the person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegations contained in the complaint. किसी ने अगर कोई कंप्लेन की है, कोई इल्ज़ाम लगाया है किसी पर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर, तो वो क्या आ जाएगा, डिस्प्यूट में आएगा। कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड्स, नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर राइट्स, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हज़ार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कंज्यूमर अधिकार के बारे में यहाँ बात की गई है। कंज्यूमर अधिकार किसको बोला जाएगा, वो अधिकार, ऐसा अधिकार जो हमें मार्केटिंग ऑफ गुड्स, जो भी हज़ार्डस हैं गुड्स, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए जो भी हज़ार्डस गुड्स है, उससे बचने का अधिकार को क्या कहा गया है, कंज्यूमर राइट्स। नंबर सेकंड में है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी। जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी आपको अवेलेबल करानी होगी, वो भी क्या है, एक कंज्यूमर का अधिकार है। ठीक है, द राइट टू बी अश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। उसकी सही प्राइजेस आपको बताई जाएगी, मार्केट में क्या प्राइजेस है उसका, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस उसी लेवल में आपको भी बताया जाएगा, वो भी आपका अधिकार है प्राइजेस को जानना।
अलग अलग लेवल पे। नंबर 4, द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी assured that consumers interest will receive due consideration and appropriate fora। आपको ये भी जानने का अधिकार है, आपको अपने इंटरेस्ट को बताने का भी अधिकार है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। ये क्या है, ये भी आपके अधिकार में यहाँ दिखाया गया है। द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, restrictive trade practice or unscrupulous exploitation of consumer। कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसके खिलाफ जाने का अधिकार है, इसके बारे में जानने का अधिकार है। द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना है कंज्यूमर के बीच में, ये आपका अधिकार है। अब देखते हैं डेफिनेशन। नंबर 10, डिफेक्ट। डिफेक्ट की डेफिनेशन देखिए। डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity or standard which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract expressed or implied or as is claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to any goods or product, and the expression defective shall be construed accordingly। डिफेक्ट का मीनिंग कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, क्वालिटी में कुछ कमी है, क्वांटिटी सही नहीं है, उसकी प्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है जिस तरह से वो होना चाहिए, लॉ के हिसाब से उसकी ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी अनफेयर है आपको, तो वो सब में क्या आएगा, वो सारा डिफेक्ट में आएगा। तो डिफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किस में होती है, सर्विस में होती है, हमने पढ़ा इसके पहले। डिफेक्ट होगा प्रोडक्ट में, डेफिशिएंसी होगी सर्विसेज में। उसका मतलब देखिए क्या है। डेफिशिएंसी मीन्स फॉल्ट, imperfection, shortcoming, inadequacy in the quality, nature and manner of the performance which is required to be maintained by or under any law for time being in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract otherwise in relation to any service and includes। इंक्लूड क्या है डेफिशिएंसी में देखिएगा। एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन विच कॉजेस लॉस और इंजरी टू द कंज्यूमर। Any act of negligence or omission or commission by such person which causes loss or injury to the consumer, and number 2, deliberate withholding of relevant information by such person to the consumer। जानबूझकर आप विथहोल्ड कर रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कंज्यूमर को, तो ये भी आएगा डिफिशिएंसी इन सर्विस में आएगा। देखते हैं नंबर 12, डिज़ाइन। डिज़ाइन इन रिलेशन टू प्रोडक्ट मीन्स द इंटेंडेड और नॉन फिजिकल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच प्रोडक्ट एंड इंक्लूड्स एनी इंटेंडेड और नॉन formulation or content of such product and usual result of the intended manufacturing or other process used to produce such product। देखिए इसमें डिज़ाइन की डेफिनेशन है। डिज़ाइन द वर्ड itself says फिजिकल एंड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिज़ाइन है तो वो उसका फॉर्मुलेशन किस तरह से किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग उसका किस तरह से हुआ है, और अदर प्रोसेस जो भी उसमें लगा है वो सब उसके डिज़ाइन में आएगा। तो डिज़ाइन की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्या है, मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर दैन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। देखिए इसमें डायरेक्ट सेलिंग में मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेलर्स। कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, कोई भी गुड्स, परमानेंट रिटेल लोकेशन से नहीं होके डायरेक्ट अगर आप सेल करेंगे मार्केट में तो वो क्या किस में आएगा, डायरेक्ट सेलिंग में आएगा।
डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। नंबर 14 में डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 15। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे इसमें, क्योंकि नवंबर, मैं आपको बता दूं एक बार डेट, नवंबर में IPO 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी अगस्त है, तो हार्डली वी हैव 3 months, so will not go in detail, will not go in deep. I will just try to explain whatever has till now came in the exam. We'll focus on that topic, we'll focus on the important topics, will not waste the time by going too deep. So I request you all, please cooperate, बिकॉज देखिए 3 महीने में IPO का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। बहुत क्लासेस चल रही हैं, जो बोलते हैं कि 60 दिन का कोर्स है, 60 दिन में इंस्पेक्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर का सिलेबस बहुत वाइड है और 2 महीने में क्या वो 3 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही हम लोग भी कवर करेंगे। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन आपको डीपली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचे थे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देखिए नंबर 15, डिस्ट्रिक्ट कमीशन मीन्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एस्टेब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 28। डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसको बोलेंगे? मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट है, जहां आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसको बोला गया है यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। डिजिटली आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं या डिजिटली आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा? ई कॉमर्स में आएगा। जैसे अमेज़न पे, आप फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, वहाँ से आप क्या करते हैं? डिजिटली किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, तो वो क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स में आएगा। नंबर 17 में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस टू इनेबल अ प्रोडक्ट सेलर टू एंगेज इन एडवर्टाइजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू अ कंज्यूमर, इंक्लूड्स एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स। एंडोर्समेंट, देखिए, सॉरी, हम कहाँ थे? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर में थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर मीन्स क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है किसी को, और किसी सेलर को कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए एंगेज कर रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है कंज्यूमर को, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विस प्रोवाइड करे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवर्टाइज करे, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर में आएगा। देखते हैं नंबर 18, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स endorsements, the word itself says supporting, so in relation to an advertisement means any message, verbal statement, demonstration, ठीक है। नंबर 2 में डिपिक्शन ऑफ द नेम, सिग्नेचर, likeness or other identifiable personal characteristic of an individual, depiction of the name or seal of any institution or organization which makes the consumer to believe that it reflects the opinion, finding or experience of the person making such endorsement। कोई भी कंपनी, कोई भी एक्टर, कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी भी प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है
किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रोमोटिव ऐड बताती है, जो कंज्यूमर को ये बिलीव करने पर मजबूर करती है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, अपने एक्सपीरियंस को साझा करती है उस प्रोडक्ट के साथ। जैसे विराट कोहली वोलिनी का ऐड करते हैं, तो जब वो वोलिनी का ऐड करेंगे तो लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग, तो सभी क्या करेंगे, सभी वोलिनी की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं सभी वोलिनी को प्रेफर करेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट। किसी प्रोडक्ट को आप सपोर्ट करो, किसी प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट करें, तो वो आ जाएगा एंडोर्समेंट में। नंबर 19 देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स एनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कमीशन एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एनी अदर कमर्शियल एजेंसी which carries on any business, trade or profession or any work in connection with or incidental or ancillary to any commercial activity, trade or profession or such other class or classes of person including public utility entities in a manner as may be prescribed। Establishment क्या है, advertising agency, commission agent, manufacturing, trading or any other commercial agency which requires on any business, trade or profession or work in connection with or incidental or ancillary to any commercial activity, trade or profession or are such other classes of person including public utility entities in the manner may be prescribed। इसको बोला गया है एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी एजेंसी जो एडवर्टाइज करती हो, या फिर कमीशन एजेंट हो, या फिर मैन्युफैक्चर करती हो प्रोडक्ट को, ऑनलाइन ट्रेडिंग करती हो, तो वो सब क्या, सभी किस में आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। एक बार देख लीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एजेंसी जो एडवर्टाइज करेगी, कमीशन एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एनी अदर कमर्शियल एजेंसी विच वर्क्स कैरीज और बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। नंबर 20 में देखते हैं। एक्सप्रेस वारंटी मीन्स एनी मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस और डिस्क्रिप्शन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट और सर्विस वारंटिंग दैट इट conforms to such material statement, affirmation, promise or description, includes any sample or model of product, warranting that the whole of such product conforms to such sample or model। एक्सप्रेस वारंटी मीन्स क्या है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मटेरियल के बारे में, कोई भी फैक्ट उसके बारे में कोई भी अगर ऐसा एकदम एश्योर्ड करके लिखा गया हो उसके बारे में, या फिर सर्विस के बारे में, जो सर्विस अवेल आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, आपने एक साइड की बैटरी ख़रीदी, 5 साल की वारंटी है, उस पर लिखा है 5 साल की वारंटी है, उसके बारे में भी लिखा है कि किस स्थिति में आपको वारंटी आपका पास होगा, किस स्थिति में नहीं होगा। तो वो सब क्या है, एक्सप्रेस वारंटी उसमें गिना जाएगा, जो वारंटी को एक्सप्रेस करे। वारंटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, वही है इसमें लिखा हुआ, मीन्स एनी मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस, ये सभी उसमें लिखा रहेगा, तो वो आ जाएगा आपका एक्सप्रेस वारंटी में। नंबर 21 में देखते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स फूड एज डिफाइंड इन क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। गुड्स, फूड भी इंक्लूड हो सकता है गुड्स में, कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो वो भी गुड्स में इंक्लूड होगा। मान लिया आपने कोई ज़मीन खरीदी, वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। कोई फ्लैट खरीदा आपने, वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ गुड्स में इंक्लूड होगा, ठीक है। नंबर 22 में हार्म मीन्स हार्म इन द सेंस क्षति अगर आपको कोई पहुंचा है। डेफिनेशन में क्या है, हार्म इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट लायबिलिटी इंक्लूड्स डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी को डैमेज अदर दैन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट के अलावा भी अगर आपके प्रॉपर्टी को भी कोई डैमेज करे तो वो भी क्या होगा, हार्म में इंक्लूड होगा। पर्सनल इंजरी अगर आपको हो वो भी आपके हार्म में इंक्लूड होगा। इलनेस, कोई बीमारी हो,
डेथ वो भी हार्म में इंक्लूड होगा, मेंटल एगोनी और इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंट टू पर्सनल इंजरी और इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, or any loss of consortium or services or other loss resulting from a harm referred in subclause 1 of subclause 2 of subclause 3, but shall not include any harm caused to a product itself or any damage to the property on account of breach of warranty condition or any commercial or economic loss including any direct, incidental or consequential loss relating thereto। देखिए हार्म में ये सारे इंक्लूड होंगे, डैमेज टू प्रॉपर्टी, पर्सनल इंजरी, मेंटल हेल्थ, लॉस ऑफ सर्विस, ये सारे क्या हो गए हार्म में इंक्लूड हो गए। क्या इंक्लूड नहीं होगा, किसी प्रोडक्ट को हार्म कॉज अगर हुआ और प्रॉपर्टी को अगर डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ अगर आपने कंडीशन ब्रीच की वारंटी की, अगर आपकी गलती से हुआ तो वो क्या होगा, हार्म में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर 23 में इंजुरी। इंजुरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड और प्रॉपर्टी। इलीगली अगर आपको आपके माइंड को या फिर आपके प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया है किसी ने तो वो इंजरी में आएगा। मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी गुड्स और पार्ट्स, assembles any goods or parts thereof, puts or cause to be put his own mark on any goods made by any other person। मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या है, मैन्युफैक्चरर मीन्स दोज हु मैन्युफैक्चर्स, जो बनाता है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। कोई भी गुड्स बनाए, गुड्स के पार्ट्स बनाए तो वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर में आएगा। और किसी के गुड्स पर अपना स्टिकर लगा दे तो वो भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरर में ही आएगा। तो मेडिएशन में मेडिएशन 25 नंबर, मेडिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। मीडिएटर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, वो डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्ट निकल गया उसमें, अब आप कोर्ट में गए, कोर्ट में डिसीजन आया कि आप अपने मीडिएटर को ले आइए, तो मीडिएटर आपके बिहाफ में केस लेंगे, उन्हीं को बोला गया है यहाँ मीडिएशन। मीडिएशन मीन्स क्या है, द प्रोसेस द बाय विच मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। आपके डिस्प्यूट को मीडिएटर द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ अगर किया जाए तो वो क्या होगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा मीडिएशन। मतलब केस आपने कर दिया लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जो मजिस्ट्रेट है, जो भी जज है वहाँ, उन्होंने कहा कि आप मीडिएटर के थ्रू अपना मामला सेटल करा लीजिए, तो उस प्रोसेस को बोला गया है मीडिएशन। अब मीडिएटर मीन्स मीडिएटर रेफर्ड इन सेक्शन 75 में है, इसको वहाँ दर्शाया गया है सेक्शन 75 में मीडिएटर को। नंबर 27 में मेंबर इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट एंड अ मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन एज द केस में भी। मेंबर कौन है इसके, मेंबर आपके सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन, फिर क्या होगा, नेशनल कमीशन। 3 मेंबर है इसके, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। 28 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट in relation to any product or service means an advertisement which falsely describes the product or services, gives a false guarantee, conveys an express or implied representation which may be the manufacturer or seller constitute an unfair trade practice, deliberately conceals important information। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इसके खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है जो सही नहीं है, जो प्रोडक्ट के बारे में उसकी सच्चाई छुपाई जा रही है, उसके डिफेक्टिव सामने नहीं लाए जा रहे हैं, उसके डिफेक्ट होने के बावजूद उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो ये सब आएगा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो आगे का हम कल के क्लास में देखेंगे।
28 तक डेफिनेशन हमने देख चुके हैं। 29 क्या है? नेशनल कमीशन मीन्स द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन एस्टेब्लिश अंडर सबसेक्शन। यह हम कल के क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो देखेंगे 28 तक डेफिनेशन हमने देख चुके हैं। आपको मैं फिर बता दूं कि हार्डली हैव 3 मंथ्स, इसी 3 महीने में हमको प्रिपेयर करना है। सो प्लीज़ मेक योर नोट्स प्रॉपरली। बिना नोट्स बनाए आप स्कोर नहीं कर पाएंगे इसमें। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस आप लोग मत करिए, आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनाइए। और प्रीवियस पेपर जो हैं 2011 से लेके 2011 से लेके 2019 तक, ये सारे पेपर को रेफ़र करिए। और डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस जो भी हैं वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो प्रीवियस पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। फिर कल हम 29 से स्टार्ट करेंगे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।